तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था, क्लियर, और ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड जो थे वो क्या थे, क्लियर। आज जो हमें पढ़ना है तो वो पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स पर डिपेंड है, यानी चार्ज की जो क्वांटम प्रॉपर्टी होती है वो उस पर डिपेंड करता है, क्लियर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या थ्योरीज जो थी वो दी गई, जिससे कि ये पता चला कि जो पार्टिकल या जो एटम होता है या जो मैटर होता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसके द्वारा हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा पहला जो पॉइंट आता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना है, सही है। तो ये होते क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल होगा इसको हम लोग ऑसिलेट करेंगे या इसको वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये दो चीज़ जनरेट करेगा। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, समझे। तो आप समझ लीजिए जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है और जब हम उसको ऑसिलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों को जनरेट करता है। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये किसी भी मीडियम में या कह सकते हो विदाउट एनी मीडियम ये प्रोपोगेट होते हैं, समझे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोड में। तो उसके बाद ये वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कह देते हैं, क्लियर। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे तो वो आपको समझना है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन अ चार्ज पार्टिकल oscillates comma it produces electric as well as magnetic field, so these both fields propagate in medium perpendicularly to each other, so they produce a radiation called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ रहा होगा। तो इसकी जो ग्राफ आप देखेंगे या इसका जो रूपांतरण आप देखोगे तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा। एक फील्ड हमने यहाँ चूज़ कर लिया है और दूसरा हम देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, क्लियर। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह देते हैं। अब बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है तो एक तरह की ये वेव है, और जब वेव होगी तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ वेव नेचर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाएंगी। तो जैसे हमारी लाइट रेज होती हैं, जो सनलाइट है, तो सनलाइट अगर सन से अर्थ तक आ रही है तो वो किसकी फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरी चीज़, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है तो आप सनलाइट की प्रॉपर्टी को वहाँ पर लिख सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, या अगर वो मीडियम से होके भी जा सकता है और विदाउट मीडियम भी वो जा सकता है। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁻⁻⁻⁴
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम एज वेल एज इन एयर, बट दिस स्पीड चेंजेस इन द डिफरेंट मीडियम्स. क्लियर? And the electromagnetic radiation also show the property of reflection, refraction, diffraction, polarization, interference, so many properties. Means that the electromagnetic radiation also define the nature of particle as well as the nature of wave. Clear? तो आप इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना है कि ये पार्टिकल और वेव दोनों की नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को बताएंगे, और ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो चीज़ हमें यहाँ से समझ लेनी है. तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्लियर हो गया. दूसरा यहाँ से हम देखेंगे तो एक नया हेडिंग हम लोग लेंगे, वो होगा द टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो रिलेट करते हैं. तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो हम देखेंगे, दैट इज द वेवलेंथ. वो क्या होती है? वेवलेंथ होती है. तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ कि मान के चलिए अगर कोई रेडिएशन इस तरह से जाती है, ऐसे करके मूवमेंट कर रही है, तो आप देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्ट बोलते हैं. एंड दिस इज नोन एज द ट्रफ. इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, क्रिस्ट एंड ट्रफ. तो वेवलेंथ क्या होता है कि एक ये क्रिस्ट हो गया, एक ये क्रिस्ट हो गया, अगर दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज द वेवलेंथ. उसको हम लोग वेवलेंथ बोल देते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और ट्रफ. क्लियर? एंड इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा एंड इट्स यूनिट इज एंगस्ट्रॉन. इसका जो यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉन होता है. तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि हमारा यहाँ वेवलेंथ क्या है, सक्सेसिव क्रिस्ट से के बीच की दूरी जो है दैट इज नोन एज द वेवलेंथ. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. क्लियर? तो यहां लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द number of vibrations or oscillations per unit time, and it is denoted by nu, and its unit is hertz और सेकेंड इनवर्स. क्लियर? तो ये यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी के बाद हम देखेंगे दैट इज द स्पीड ऑफ वेव. तो स्पीड ऑफ वेव का डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड as the distance covered by wave in unit time. यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी दैट इज नोन एज द स्पीड ऑफ द वेव्स. और स्पीड ऑफ द वेव्स को यहाँ डिफाइन किया गया v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा. क्लियर? तो अब इसके बाद और कौन से टर्म्स होते हैं जो जिसका रिलेशन यहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है जी. अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा दैट इज द टाइम पीरियड. अब वो टाइम पीरियड क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ.
कि हमें टाइम पीरियड जो है वो किस तरह से निकालना होता है। तो देखिए टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, आपको पहले देखना है यहाँ पे। अब ये जो ऑसिलेशन है वो यहाँ पे वन कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो इस जगह पे हो रहा है, समझे। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हम इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, अगर इस पॉइंट पे टाइम पीरियड देखा जाएगा तो दैट विल बी टी हाफ, वो हमारा टी हाफ हो जाएगा। क्लियर। अगर थोड़ा हम कहते हैं कि साहब यहाँ पे टाइम पीरियड बताइए, दैट इज नोन एज द टी अपॉन 4, तो ये टी अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड को फ्रैक्शनाइज कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या होता है। नहीं, तो यहां लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय एन the time taken to complete an oscillation, यानी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लिया जाता है दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज वेव नंबर। व्हाट इज द वेव नंबर? वेव नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड as the reciprocal of wavelength, यानी वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको वेव नंबर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई न्यू पे बार, तो न्यू पे बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। अब देखिए यहाँ से एक चीज और निकल के आएगी, हम देखेंगे द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है दैट ऑफ द टाइम पीरियड के। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम दैट इज 1। क्लियर। इसके अलावा और आपको क्या चीजें समझनी है, तो वो आता है लास्ट है दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कि कोई वेव जो है किसी मीडियम के अंदर ऑसिलेट हो रही है, तो उसका पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा किसी भी एक साइड में, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by oscillating particle from its equilibrium state and the energy related to this particle is directly proportional to the square of amplitude। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनर्जी होती है जो एम्पलीट्यूड से रिलेट होती है वो क्या होती है, ई प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इसका रिलेशन निकल के आता है एनर्जी का एम्पलीट्यूड के साथ में। क्लियर। तो यहाँ तक जो टर्म्स थे जिनका संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है वो हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती हैं, तो वो एक स्पेक्ट्रम यहाँ पे डिसाइड करती हैं। तो वो स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा किस प्रकार का होता है। क्लियर। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम।
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मीन क्या होता है। तो देखिए आप सारे लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम वाइट लाइट जो होती है जिसे हम सनलाइट कहते हैं, तो अगर सनलाइट को हम किसी प्रिज्म से पास आउट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये 7 कलर्स के बैंड के अंदर स्प्लिट हो जाएगी इस तरह से, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेव ग्योर, दैट इज नोन एज द वेव ग्योर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लियर। तो ये 7 कलर्स के बैंड जो आपको मिलते हैं दैट इज नोन एज द स्पेक्ट्रम, इसको आप स्पेक्ट्रम कह सकते हो। तो आप अपनी भाषा में ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो एक बैंड के फॉर्म में चलती हैं, एक बैंड के रूप में आपको दिखाई देंगी, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो स्पेक्ट्रम होता है इसका हमें केमिस्ट्री में क्या यूज़ करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कहेंगे कि साहब ये सोडियम मेटल है, या ये कॉपर का मेटल है, या ये कॉपर का क्रिस्टल है, ये आयरन का क्रिस्टल है, तो ये जितने भी मेटल्स होती हैं उनके अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं, तो उन मेटल के अंदर की जो प्रॉपर्टी है उसको किससे पता किया गया होगा, समझे। तो वो पता करने की एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम था स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इज बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है, जहां से केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच निकल के जाती है, दैट इज नोन एज द केमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमें वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो एटम्स होते हैं, तो एटम्स के अंदर जो उनके आइसोटोप्स होते हैं, या किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनको अगर आपको सेपरेट करना है कि ये कह सकते हो प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, अगर इनको आपको अलग अलग करना है तो वहाँ पे भी आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ देखा था। क्लियर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर ये स्पेक्ट्रम नेचर जो है वो भी पाई जाती है, यानी किसी भी एटम में स्पेक्ट्रिक नेचर भी या स्पेक्ट्रोस्कोपिक नेचर भी पाई जाती है। इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। क्लियर। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे पहले। तो देखिए स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कह सकते हो कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स। अब बैंड्स जो होंगे वो बैंड कौन कौन से होंगे आपको समझना है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ये लिख लेता हूँ ऐसे करके। अब देखिए ये जो हमने बनाया हुआ है, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे वेवलेंथ यानी लैम्डा, और इधर लिखेंगे न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम लोग जो रेज होती हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, तो यहाँ से जो आपको एक बैंड मिलेगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह देते हैं। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग तरीके से इस तरह से लिख लिया है ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी वेव जो है वो सबसे पहले आती है। तो सबसे पहले आती है हमारी कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रेज, समझे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरी रे कौन सी होती है, तो दैट इज द गामा रे, फिर गामा रे आती है, फिर हमारे पास एक्स रे आती हैं। ये सारी जो रे है ना वो किसका रूप है, किसका फॉर्म कह सकते हो रूपांतरण है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही सब कुछ पाया जाता है। क्लियर। तो गामा रे के बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फिर हमारे पास आएंगी यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे जिनको कहा जाता है, जो सनलाइट से हमें मिलती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो विजिबल रे आ जाएंगी, वीआर जिसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। फिर हम लोग इंफ्रारेड देखेंगे, इंफ्रारेड के बाद आएगा फार इंफ्रारेड, इस तरह से। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे तो माइक्रोवेव्स यहाँ से आ जाती हैं, और माइक्रोवेव्स के बाद रेडार जो एक प्रोसेसर है वो भी इसी पर डिपेंड करता है। रेडार के अंदर जो वेव्स यूज़ होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद टेलीविज़न में जो वेव्स यूज़ होती हैं उनको लिखेंगे। फिर हम लोग NMR वेव्स के बारे में लिखेंगे,
और उसके बाद फिर हम लिखेंगे रेडियो वेव्स के बारे में, और लास्ट जो होगा दैट इज नोन एज द AC। क्लियर? तो अब ये सारी जो रेज हैं वो हमने एक सीक्वेंस में लिख रखी हैं। अब सीक्वेंस में लिखने का एक कारण है ताकि हम इनको एक सीक्वेंस में ही अरेंज करना है। इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर कि अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कॉस्मिक रे होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻14। उसके बाद जो गामा रे होती है उसकी हम लिखेंगे 10⁻⁻12। ये देखिए लास्ट डिजिट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि किस कैटेगरी की रे जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो 10⁻⁻12 हमारा गामा रे हो जाएगा। एक्स रे की बात करेंगे तो 10⁻�9, यूवी 10⁻7, वीआर जो होता है 10⁻6, IR 10⁻5, फॉर IR की 10⁻4, माइक्रोवेव्स जो होता है 10⁻3, और उसके बाद रेडार की बात करेंगे तो 10⁻2 आ जाएगा। जी, तो रेडार के बाद हमारी जो टीवी होती है उसकी 10�0 होती है। NMR के अंदर 10 होता है, 10⁻1 आप इसको लिख सकते हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं 10�2 एंड AC का 10�6। क्लियर? तो इस तरह से ये इनकी वेवलेंथ की रेंज होती है। अब हम बात करते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से रही होगी। तो फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो कॉस्मिक रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हमने यहाँ पे जो आता है वो निकल के आती है 10⁻22, गामा की 10⁻19, एक्स रे की 10⁻18 एक्स रे का होता है, सॉरी 10⁻17 एक्स रे का होता है। उसके बाद 15 यूवी का होती है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 14, 13, 12, 11, 10 और टीवी की जो वेव्स होती हैं इनकी 10⁸, 10�7। उसके बाद जो रेडियो वेव्स होती हैं रेडियो वेव्स के 10�6 आती है एंड AC का 10�2। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जी, तो इस तरह से आपको यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो समझ में आ गया होगा। अब इसमें से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा कि विच वन ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको ढंग से पढ़ लेनी है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो थ्योरीज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया गया, जब इस पर डीपली रिसर्च की गई तो कौन सी थ्योरी हमारे सामने यहाँ से निकल के आई। ठीक है? तो ये जो फॉर्मेट था वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको मैक्सवेल ने दिया था। यानी मैक्सवेल जो थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा बताया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी उन्होंने बताया था। जैसे कि एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था हाइगेंस। तो हाइगेंस ने जो लाइट होती है सनलाइट, तो सनलाइट की प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने डिफाइन किया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो सनलाइट की प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द वेव नेचर। सही है? जिसमें उन्होंने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया था हाइगेंस ने। इसके पहले अगर थोड़ा सा जाएंगे हिस्ट्री में तो हम देखेंगे जो न्यूटन थे, तो न्यूटन ने कॉर्पस्कल थ्योरी दी थी। उनमें उन्होंने बताया था कि द लाइट रे पास थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज नोन एज द कॉर्पस्कल। तो उन्हें कॉर्पस कहते हैं जिसकी फॉर्म में लाइट रे जो होती है वो चलती है। एंड व्हेन दीज कॉर्पस स्ट्राइक आवर आईज या व्हेन दीज कॉर्पस स्ट्राइक ऑन द रेटिना ऑफ आवर आईज देन वी कैन ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट इजीली। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो ये पता चलेगा आपको कि जो लाइट है, लाइट को समझाने के लिए तो सबसे पहले न्यूटन ने अपनी कॉर्पस थ्योरी दी, उसको थोड़ा सा जिसमें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। तो कॉर्पस थ्योरी जो थी दैट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। क्लियर? उसके बाद जो हाइगेंस थे, तो हाइगेंस ने जो लाइट को बताया तो उन्होंने बताया कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव, वो वेव की तरह से बिहेव करती है, तो वो वेव नेचर को डिफरेंट कह सकते हो रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद जो मैक्सवेल थे, तो मैक्सवेल ने इन चीज़ों की स्टडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस तरह से डिजाइन कर दिया। क्लियर? तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि मैक्सवेल की थ्योरी जो थी वो कहीं ना कहीं फेल क्यों रही। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा फेलियर ऑफ मैक्सवेल थ्योरी।
तो नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ मैक्सवेल थ्योरी। तो मैक्सवेल थ्योरी के फेलियर्स क्या थे, ये क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहले देखेंगे दिस थ्योरी could not explain the black body radiation comma Compton effect comma photoelectric effect। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो क्या चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में और फोटोग्राफिक इफेक्ट के बारे में। अभी पहला इनका ये ड्रॉबैक था। दूसरा इनका जो ड्रॉबैक रहा, यानी ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको ये नहीं बता पाए, तो वो था कि जो वेरिएशंस होती हैं, द वेरिएशंस ऑफ रेडिएशन इन द मोनो एटॉमिक गैसेस, तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो यहाँ लिख देंगे दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ frequencies of मोनोएटॉमिक गैसेस। जो मोनोएटॉमिक गैसेस की जो फ्रिक्वेंसी होती थी उसके अंदर जो वेरिएशंस आते थे, तो ये वहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके जो मैक्सवेल थे, क्योंकि इनसे पूछा गया होगा कि ये वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, तो ये वहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थीं जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, या जो डिसकंटिन्यूसनेस होती है स्पेक्ट्रम के अंदर, तो उसको नहीं बता पाए। तो यहाँ लिख देंगे दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द discontinuity इन स्पेक्ट्रम के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब देखिए, ये जो थ्योरीज के फेलियर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चलेगा कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कि इनके इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। ये तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। तो अब हम देखेंगे कि एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे या इनके फेलियर्स थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इसी में से हम लोग चूज़ करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो क्या होता है। तो फर्स्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये क्योंकि यहाँ से एक नया वर्ड निकल के आया आपके सामने, दैट इज़ द ब्लैक बॉडी। तो अगर हिंदी में इसको बोलते हैं कृष्णिका, जी। तो कृष्णिका का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ भगवान है कृष्ण, तो उनको कृष्ण क्यों कहा गया? उनको कृष्ण इसलिए कहा गया ताकि वो सारी बुराइयों को अपने अंदर खींच लेते थे, समझे। तो ऐसे ही इस ब्लैक बॉडी को कृष्णिका क्यों कहा गया? तो ब्लैक बॉडी को कृष्णिका इसलिए कहा गया क्योंकि ये इस तरह से डिज़ाइन की गई एक बॉडी होती है कि अगर इसके अंदर आप किसी भी फ्रिक्वेंसी का लाइट अगर इसके अंदर एंट्री करा देंगे, देन द लाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, जी। तो जो लाइट होगी उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जी। तो ये इस तरह की एक ब्लैक बॉडी होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज एन आइडियल बॉडी दैट एब्जॉर्ब all types of frequencies
यानी जो सारी तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। एंड द रेडिएशन emitted by such body is called black body radiation। क्लियर? तो उसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह देते हैं, जो कि ये सारी अगर रेडिएशन को एमिट करेगी तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाएगा। अब देखिए ये ब्लैक बॉडी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अंतरिक्ष में जितने भी स्टार्स हैं वो एक एज ए ब्लैक बॉडी की तरह से वर्क करते हैं। हालांकि आप कहोगे सर ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे सन है, तो अगर सन को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन का जो सेंट्रल रीजन है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन अपर सरफेस से देखा तो आप देख रहे होंगे इतनी दूरी पर है अर्थ से, इसके बावजूद भी अर्थ को इस तरह से हीट कर रहा है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो सन क्या है, दैट इज़ ए स्टार, वो एक स्टार है। तो अब आप सोच के चलिए कि पूरी कॉस्मो यानी पूरे स्पेस के अंदर ऐसे बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, प्लानेट हैं, या बहुत सारी ऐसी कॉस्मिक चीज़ें हैं कि आप उन सब चीज़ों को देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अंतरिक्ष में आपको ब्लैक बॉडी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। क्लियर? तो ये ब्लैक बॉडी जो है हमने यहाँ पे काल्पनिक रूप में मानी हुई है, लेकिन क्योंकि ये एक आइडियल है, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए एक कंसिडरेबल चीज़ है। अगर हम एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वास्तव में कोई भी चीज़ कम्प्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं होती है, ये तो आपको भी पता होगा, समझिए, कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर होते रहते हैं। क्लियर? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे जो सेकेंड हमारा आता है, जो मैक्सवेल की फेलियर थ्योरी में हमने बताया था कॉम्पटन इफेक्ट, कि हमारा जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट इज कॉम्पटन इफेक्ट। अब हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इट इज, यहाँ लिखेंगे व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्कैटर्ड कर दिया जाता है बाय द इलेक्ट्रॉन और एटम कॉमा, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। तो हम लोग इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट यहाँ से कह देंगे। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, तो आप समझा सकते हो कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्कैटर कर दिया जाता है किसी एटम द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो उसको हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट कह देते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। तो ये एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, द पार्टिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस के बारे में, समझे। क्योंकि देखो मैक्सवेल की थ्योरी जो थी वो वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल नेचर भी निकल के आ गया है, तो ये किसको एक्सप्लेन करेगा, पार्टिकल नेचर को। क्लियर? अब जो हमारा थर्ड रहता है, यानी तीसरी जो थ्योरी थी वो थी हमारी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब हम लोग यहाँ से जो पढ़ेंगे वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मैक्सवेल थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो नेक्स्ट होगा दैट इज नोन एज द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखिए जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है इसको देने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक, और उन्होंने अपनी इस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें बताई हमें, तो ये हमें यहाँ से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो रेडिएशंस होती हैं, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो एनर्जी पैकेट की फॉर्म में चलती हैं, जिनको हम लोग क्वांटा या फोटोन कह देते हैं। यानी आप इतना समझ सकते हो कि जो एनर्जी होती है जिसको रेडिएशन एनर्जी हम लोग कहते हैं, तो वो एक पैकेट की फॉर्म में चलती है जिसको क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। ये पैकेट किसी भी मीडियम में एक डिस्क्रीट मैनर में ट्रेवल करते हैं,
समझे। तो ये कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स थे जो क्वांटम थ्योरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर। तो हम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो लिख देंगे यहाँ पे, यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory the radiation energy travel in a medium in the form of energy packets called क्वांटा और फोटोन। देखिए जो फोटोन बोला जाता है ये होता है फॉर लाइट एनर्जी, फॉर लाइट एनर्जी। हाँ जी। तो फोटोन जो शब्द हमने लिया है वो यहाँ पे लाइट एनर्जी के लिए लिया हुआ है। अगर बाई चांस आपसे कहता कि हीट एनर्जी चल रही है तो हीट एनर्जी के लिए क्या लेंगे, तो हम लोग हीट एनर्जी के लिए यहाँ पे जो फॉर्मेट लेने वाले हैं तो वो हीट एनर्जी के लिए जो शब्द निकल के आएगा, समझिए, और वो हमारा क्या होगा, आई थिंक दैट इज प्रपोज हीट एनर्जी। अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हीट एनर्जी के लिए कुछ ऐसी वर्ड निकल के आता है, फोकेनॉन ऐसे कुछ होता है, सही है, तो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। तो फोटोन जो है वो हम लोग लाइट एनर्जी के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर दूसरा इन्होंने टर्म दिया था ईच फोटोन हैज़ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज E इक्वल्स टू एच न्यू। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, बिकॉज न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है। ये उसके बाद नेक्स्ट जो बताया उन्होंने वो क्या बताया था कि जितने भी हमारे पास फोटॉन्स होते हैं, तो जो फोटोन होता है दैट इज़ द क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हम लोग फोटोन कह देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द फोटोन इज कंसीडर्ड एज क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इसको हम लोग Q इक्वल्स टू एन ही आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, तो ये वहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे जो मैक्स क्वांटम थ्योरी थी तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई। क्लियर। अब मैक्स प्लैंक की थ्योरी के बाद यहाँ से जो नया शब्द आपके सामने आया वो क्या था, क्वांटा या फोटोन जी। यानी आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी है वो क्या बताती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, दैट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो पार्टिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन करती है कौन, मैक्स क्वांटम थ्योरी। और जो कॉम्पटन इफेक्ट था वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को बता रहा था। इसके अलावा यहाँ से जो नया शब्द जुड़ा है जिसको हम लोग फोटोन या क्वांटा कह रहे हैं, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि क्वांटा या फोटोन जो है वो क्या होता है और इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाई जाती हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फोटोन या क्वांटा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन और क्वांटा। देखिए ये जो फोटोन या क्वांटा हम लोग पढ़ रहे हैं, यहीं से क्वांटम नंबर्स आपको सामने आएंगे। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्लियर। तो क्वांटम नंबर्स को जब हम लोग पढ़ेंगे एटम स्ट्रक्चर में, तो वो यहीं से जो क्वांटम शब्द है वो यहीं से निकाला गया है, समझे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ना जरूरी है। अब हम प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे क्या क्या चीज़ें निकल के आती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है क्वांटम की या फोटॉन्स की, तो देखेंगे यहाँ पे
फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। सो इट नेवर डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्लियर। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे द मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन इज कंसीडर्ड एज रेस्ट मास, इसको रेस्ट मास कंसीडर किया गया है एंड इट्स वैल्यू इज 0। अब आप कहेंगे कि मास ऑफ फोटोन को यहाँ पर रेस्ट मास कहा गया है लेकिन इसकी 0 कंसीडर की गई है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि फोटोन कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है जी। रेस्ट में क्यों नहीं रहता? क्योंकि फोटोन जो है वो कोई कह सकते हो ऑटोनॉमस पार्टिकल नहीं है, फोटोन जो है वो इंड्यूस्ड पार्टिकल है। फोटोन हमारे तब बनेंगे जब कोई बॉडी जो है वो एनर्जी को रेडिएट करेगी या बॉडी एनर्जी को एमिट करेगी या उसको एब्जॉर्ब करेगी, तब आपको फोटोन दिखाई देंगे। क्लियर। तो फोटोन जो है उसका जो मास है वो 0 इसलिए रखा जाता है रेस्ट मास, क्योंकि अगर वो कोई स्वयं में कोई एक बॉडी होती तो आप कह सकते थे कि उसका जो मास है वो डेफिनेट है, लेकिन क्योंकि वो किसी पे डिपेंड है इसलिए उसके मास को यहाँ पर 0 कंसीडर किया जाता है। क्लियर। तो 2 पॉइंट हमने फोटोन के बारे में आपको बताए कि इसका रेस्ट मास होता है और इसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसके अलावा और क्या देखेंगे कि जो फोटोन होता है उसके अंदर एनर्जी भी पाई जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे the energy of photon is E equals to h nu। क्लियर। यहाँ पे h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, तो E इक्वल्स टू एच न्यू, इसके अंदर एनर्जी होती है, न्यू की वैल्यू पता ही है आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा। क्लियर। तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी होती है? एस सी अपॉन लैम्डा होती है, जिसको हम लोग क्वांटम एनर्जी या फोटोन एनर्जी भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फोटोन हैज़ क्वांटाइज्ड नेचर, क्वांटाइज्ड नेचर यानी Q इक्वल्स टू एनी माइनस, यानी ये क्वांटाइज्ड नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है जी। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पे आपको इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है समझे कि जो किस तरह से मतलब हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे और ऑब्जर्व करेंगे। फोटोन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है समझे। तो देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फोटोन की प्रॉपर्टी का वो क्या है कि अगर सपोज दैट मान के चलिए जैसे फोटोन अगर सन से अर्थ तक आ रहा है, सही है, और अर्थ के आसपास एक इन्वायरमेंट है, तो वो इन्वायरमेंट को हम मीडियम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर फोटोन किसी मीडियम से होके निकलेगा तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं मीडियम के, सही है। तो हम यहाँ देखेंगे अगला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो आपको समझना है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, यानी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है, कॉमा फिर हम लिखेंगे इट्स वेवलेंथ, स्पीड गेट चेंज, यानी उसकी वेवलेंथ और स्पीड जो है वो बदल जाती है, बट द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। समझे। यानी अगर आप बात करते हैं कि सनलाइट अगर सन से अर्थ तक आ रही है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं अगर वो उन लेयर से होके पास आउट हो रही है तो वहाँ पे क्या चीज़ बदल जाएगी और क्या चीज़ नहीं बदलेगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेवलेंथ और स्पीड जो है वो तो बदल जाएगी,
लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है फोटोन के अंदर या फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ जो था वो किसने किया था, यहाँ से जो क्वांटम थ्योरी दी गई, समझे, यानी अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे फोटोन की, तो यहाँ से जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो उसके एजप्शंस दिए गए उसमें इस पॉइंट का यूज़ जो है वो किया जाएगा। क्लियर? तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकली भी आप लोग इसको समझते होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, प्लस ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जी, तो उसको आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मान के चलिए ये हमारे पास कोई मेटेलिक सरफेस है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, मेटेलिक सरफेस। अब देखिए क्योंकि ये सरफेस मेटेलिक है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट किया हुआ है जी। अगर आप इस मेटेलिक सरफेस को इल्यूमिनेट कर देते हैं इन द सनलाइट में, नहीं है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो सनलाइट है तो सनलाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है और जो फोटॉन्स हैं वो यहाँ पे E=NH की फॉर्म में फोटोनिक एनर्जी जो है वो इस पर इंसिडेंट हो रही है। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना जो है वो शुरू हो जाएंगे, इनका एमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लें जी बाई अप्लाइंग अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, तो हम देखेंगे कि हमें वहाँ से एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। जैसे आजकल ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन एनर्जी है क्या। ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या है कि नेचर के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है हमें उसका यूज़ करना है जी। अब जैसे आपको पता है पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, सन है। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री का मतलब जो विकसित देश हैं, तो विकसित देश जो हैं उन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बहुत ज़्यादा कह सकते हो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, प्लस रेडिएशन पॉल्यूशन भी उससे हो रहा था, तो उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को शट डाउन कर दिया, मतलब बंद कर दिया है, और वो लोग सन की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। अपने अगर एशिया में बात करें तो एशिया में चाइना, जापान, ये दो ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सन की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं बाई द फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस के माध्यम से। क्लियर? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो होती है इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो वैज्ञानिक थे इन्होंने पहले ही बता दिया था, लेनार्ड जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, या हर्ट्स नहीं है, लेनार्ड और हर्ट्स जो थे उन्होंने इसको डिफाइन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस एक्सपेरिमेंट का जो प्रयोग है, यानी इस चीज़ का जो यूज़ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, हम आने वाले भविष्य में करेंगे जी। तो आज आप देख रहे हो जर्मनी में ट्रेन जो है वो आपकी सनलाइट से चल रही है, प्लस कारें सनलाइट से चल रही हैं जी। तो ये बहुत सारे आज की डेट में ग्रीन एनर्जी का प्रयोग जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है समझिए तो हमें इस एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। प्लस ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, सन जो है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और अगर ख़त्म होगी भी तो उसको ख़त्म होने में कम से कम 1500 करोड़ का जो साल का समय है वो आपको लगेगा। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये था क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में डायग्राम को देखते हुए आपको समझना है। तो हम क्या लिखेंगे, when a metallic surface is illuminated in the light, comma, the electrons emitted from the
surface. This phenomena is called photoelectric effect, and the electrons are called photoelectron. ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझना है कि जब किसी मेटेलिक सरफेस को इल्यूमिनेट करते हैं लाइट के अंदर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, उसको हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उनको फोटोइलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर? तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, और जिसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हर्ट्ज एंड लेनार्ड। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया था। अब आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। क्लियर? तो यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आगे चल के आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो कंक्लूजन्स रहेंगे वो आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है कि इस सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो उनका जो एमिशन का रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो पहली चीज़, पहला जो पॉइंट होता है तो यहाँ लिखेंगे द रेट ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस is directly proportional to the intensity of radiation. Intensity of radiation. Intensity of incident radiation. Incidence radiation. क्लियर? यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं तो उनका जो एमिशन का रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। कि अगर हम जो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है या इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है अगर हम उसको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेनी है। अब दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या रहने वाली है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे कि जो सैचुरेशन जो करंट होता है, यानी यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है तो उसको हम देखेंगे। तो दूसरा होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन फ्रॉम इट इज ऑल्सो डायरेक्टली proportional to the intensity. Directly proportional to the intensity. तो ये भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर? अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होगा, और इंटेंसिटी कम कर देंगे तो कम मात्रा में प्राप्त होगा। तीसरा जो पॉइंट आता है दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन is independent to the intensity but depend on the frequency. अब इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझ के चलना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है एमिटेड फोटोन की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन
एमिटेड फोटोन इज, तो यहाँ देखेंगे ई मैक्स इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट एंड एच। क्लियर। तो आप देखेंगे न्यू और न्यू नॉट क्या है, तो यहाँ पे जो न्यू है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, एंड जो न्यू नॉट है दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, आपको समझ में आना चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है या वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे नीचे अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर इस प्लेट पर डाला जाएगा तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, यानी इसको हिंदी में कहते हैं दहली आवृत्ति। समझे। अब आप इसको थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए। दहली आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर हम किसी धात्विक सरफेस पे डालते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट नहीं होता है। इन इंग्लिश आप इसको कह सकते हो कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच a light is incident over the surface of metal, then there is no electron will emitted from the surface. Means that in case of the threshold frequency there will no any photoelectric current will produce. Clear? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे जाएंगे आप तो वहाँ से कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी बताई गई, तो यहाँ देयर इज नो टाइम लैगिंग, देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही अगर हम बात करें कि साहब पहली लाइट इस पे गिरेगी फिर इसमें से घंटा 4 घंटे के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे ही लाइट इस सरफेस पे गिरेगी तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग जो सोलर प्लेट होती हैं, अगर सोलर प्लेट को अगर हम लोग सर्दियों में भी लगाते हैं तो सर्दियों में भी वो काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि सर्दियों में आपके पास विजिबल जो रे होती है वो तो रहती है जी। हालांकि अगर धूप नहीं निकल रही है सर्दियों में तो जो इंफ्रारेड जो तरंगे हैं, जो इंफ्रारेड रे है, तो वो तो नहीं आ पाती है, लेकिन विजिबल आती है। और विजिबल आ रही है तो फिर भी लाइट का एमिशन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये प्रॉपर्टी किसको डिफाइन कर रही है, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसके अलावा हम और क्या क्या चीज़ें हैं तो वो हम देखेंगे। तो अब आगे जाके यहाँ से जो हमारा टॉपिक रहेगा तो वो रहेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, या ऐसे कौन कौन से लॉज होते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारा है, ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था, इसका जो मैथमेटिकल तरीका था इसके लॉज को एक्सप्लेन करने का, वो क्या रहा होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज क्या है ये। तो देखिए अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी उन्हीं में से कुछ लॉज बन जाते हैं। जैसे हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी ये थी द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन, नहीं, या द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे भी वही रहेगा। क्लियर। यानी आप यहाँ से देखेंगे तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, ये हमारा फर्स्ट लॉ रहेगा। दूसरी जो लॉ मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तो वो पॉइंट भी यहाँ पे आपको लिखना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट
फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, दैट इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी बट नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू नॉट, यानी ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। और जो फोर्थ लॉ हमारा यहाँ पे दिया गया वो क्या दिया गया, देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन emission of electron and incidence of लाइट, यानी लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है। और जो फिफ्थ पॉइंट दिया गया वो क्या था, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no electron emit from surface is called threshold frequency। क्लियर? यानी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट नहीं होता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 5 लॉ जो थे वो दिए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या रहेगा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था इसको आइंस्टीन ने इसके अंदर क्या चीज़ें आइंस्टीन ने इसके अंदर इम्प्रूव की, समझिए। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम अब यहाँ से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन यहाँ पे दी थी। तो आइंस्टाइन जो थे उन्होंने बताया था कि जो फोटोन होता है, यानी इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई हमारे पास मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ये देखेंगे जो यहाँ से हमारे पास फोटोनिक एनर्जी आ रही है, तो जो फोटोन एनर्जी होगी वो 2 फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। यानी एच न्यू जो है यहाँ से जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इसको यहाँ से दो चीज़ों में ये बदल जाता है। पहला होता है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में और दूसरा होता है वर्क फंक्शन में। ठीक है? तो अब इन्होंने जो आइंस्टीन थे तो आइंस्टीन ने यही बताया कि इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, लिख लेते हैं। तो आइंस्टाइन यानी ही सजेस्टेड दैट the energy of incidence photon is converted into two forms, यानी ये 2 रूपों में बदल जाती है। नंबर फर्स्ट in kinetic energy of electron, यानी काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। और दूसरा यहाँ से लिख सकते हैं वर्क फंक्शन, दैट इज वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे W0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है?
सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अगर हम यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है आपके पास, एच न्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी को हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस वर्क फंक्शन होता है हमारे पास एच न्यू नॉट। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा आपके पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर? तो एच कॉमन ले लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट हमारा यहाँ से निकल के आएगा। दिस इज नोन एज द आइंस्टीन इक्वेशन। इसको आइंस्टीन इक्वेशन कहते हैं, दैट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को एक्सप्लेन करती है वो आइंस्टीन इक्वेशन ये वाली होती है। क्लियर? अब थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग इम्प्रूवमेंट लाते हैं आइंस्टीन इक्वेशन में। हम देखेंगे कि इफ n photons are incident, यानी n फोटोन जो है वो इसके ऊपर आ रहे हैं, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एन एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आपका ये फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। अब देखिए न्यू की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, और न्यू नॉट क्या होता है, सी अपॉन लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, सी जो है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से लिखेंगे के इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट। तो के इक्वल्स टू क्या निकल आएगा, एन एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, यानी ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी विद रेस्पेक्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ वेवलेंथ। अगर थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो के इक्वल्स टू निकल के आएगा एन एच सी लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा डॉट लेमडा नॉट। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। अब बात यहाँ पे है प्लांक कांस्टेंट। तो देखिए प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है एच इक्वल्स टू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और जो सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये सी की वैल्यू होती है। क्लियर? तो इस तरह से अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से लगा देंगे तो ये जो रिलेशन मैंने अभी आपको बताया है ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल जब हम लोग इसमें एनर्जी लेवल को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको एनर्जी लेवल कैसे निकालना है, या जितने भी ऑर्बिट्स जो बनेंगी उसके अंदर एनर्जी किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। क्लियर? तो आज जो हमारा टॉपिक था हम लोग यहीं पे इस क्लास को ख़त्म करेंगे। समझे? कल हम जो पढ़ाएंगे आपको वो इससे आगे जो डी ब्रोगली इक्वेशन या हाइजेन जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो आज आप लोग यहाँ तक इसको स्टडी करो, कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो कल आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके।